हाय एवरीवन। तो बेटा चलिए फिर से आप लोगों के लिए 10 क्वेश्चंस का चैलेंज है। देखते हैं बेटा आप लोगों का क्या स्कोर आता है। सभी बेटा अपना स्कोर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। किसने 10 आउट ऑफ 10 स्कोर किया है, किसने 9 स्कोर किया है, किसने जो भी बेटा आपका स्कोर रहा है, आप अपना अपना स्कोर सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। बेटा जैसे ही आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चंस आएंगे आप वीडियो पॉज करेंगे, क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे और आंसर निकाल के बताएंगे कि बेटा आप लोगों ने क्या स्कोर किया है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। बेटा पहला ही क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए पर्सन एक्स मेट विद ए सीवियर एक्सीडेंट, he was taken to the hospital and immediately needed the blood transfusion because of the heavy blood loss। बिल्कुल सही बात है। इन his आई कार्ड लकीली बेटा, चलो बढ़िया है, लकीली his blood group was mentioned, so doctor advised nurse to give either blood with anti-A antibodies in plasma। अब बेटा डॉक्टर कह रहा है कि एंटी ए एंटीबॉडीज वाला आप क्या दे सकते हो, ब्लड दे सकते हो। उसके प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडीज है, एंटी ए। और बेटा आप लोगों को पता होगा कि जो ब्लड ग्रुप बी होता है, ब्लड ग्रुप अगर बी है तो उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज आपकी एंटी ए एंटीबॉडीज मिलेंगी। आगे पढ़ते हैं बेटा, और ब्लड विद एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडीज। अब बेटा आपको पता होगा अगर ब्लड ग्रुप आपका क्या है, ब्लड ग्रुप अगर आपका क्या है बेटा, ब्लड ग्रुप अगर आपका ओ ब्लड ग्रुप है तो आपको प्लाज्मा में एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडीज बेटा दोनों देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है बेटा व्हाट इज द ब्लड ग्रुप ऑफ द पर्सन एक्स। एक्स पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या होगा, है ना। तो बेटा देखिए पहला ही ऑप्शन लिखा हुआ है बेटा जी बी। बिल्कुल सही बात है बेटा। देखो बी ब्लड ग्रुप वाले को ही डॉक्टर बोलेगा कि आप एंटी ए एंटीबॉडीज वाला ब्लड दे सकते हैं। ठीक है, तो बेटा जी हमारा आंसर तो आएगा फर्स्ट। सेकंड ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता है, बहुत बच्चों को लगता है सर ओ भी तो आंसर हो सकता है। बेटा ओ आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपको पता है ओ ब्लड ग्रुप वाले को हम एंटी ए एंटीबॉडीज वाला ब्लड ग्रुप नहीं दे सकते, ब्लड नहीं दे सकते है ना। ओ वाले को बस हम ओ ब्लड ग्रुप ही दे सकते हैं। जबकि डॉक्टर कह रहा है एंटी ए एंटीबॉडीज वाला जो प्लाज्मा में एंटीबॉडीज हैं वो वाला ब्लड ग्रुप भी आप दे सकते हो। तो इसलिए हमारा आंसर आएगा ब्लड ग्रुप बी आएगा, है ना, ब्लड ग्रुप बी, नॉट ओ। बहुत बच्चों को इसका आंसर ना ओ लगता है, तो बेटा ओ नहीं होगा, आंसर होगा बी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इन एन एक्सपेरिमेंट स्पर्म्स रिमूव्ड फ्रॉम एपिडिडाइमस ऑफ ए मैन वर एडेड इन ए डिश। ठीक है भाई, एपिडिडाइमस से डायरेक्टली स्पर्म निकाल के डिश में डाल दिया है, कंटेनिंग एप्रोप्रिएट मीडिया एंड oocyte। ठीक है, नो फर्टिलाइजेशन वाज सीन। तो इस केस में बेटा फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ जब आप डायरेक्टली एपिडिडाइमस से स्पर्म्स को डिश में डाल रहे हो और वहां पे आपने oocyte भी डाल दिया है। फिर आप क्या कर रहे हो, वेट कर रहे हो कि फर्टिलाइजेशन होता है नहीं होता है, वहां पे बेटा फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। However, when the sperms from epididymis were directly placed in uterus of an ovulated woman, she became pregnant. These observations suggest that। बेटा जब आप स्पर्म्स को डायरेक्टली यूटरस में छोड़ रहे हो, कहीं ना कहीं आप किसकी बात कर रहे हो, IUI। ये भी तो हो सकता है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, आप यूटरस के अंदर स्पर्म्स को छोड़ रहे हो तो बेटा प्रेगनेंसी देखने को मिलती है। तो क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। पहला ऑप्शन है बेटा द स्पर्म्स नीड टू ट्रेवल सम डिस्टेंस टू अटेन फर्टिलाइजिंग एबिलिटी। ऐसा बिल्कुल भी बेटा नहीं होता है कि पहले स्पर्म्स को कुछ डिस्टेंस चलना पड़ेगा तब जाके वो फर्टिलाइजिंग एबिलिटी आपके गेन करेंगे। सेकंड है बेटा द oocyte secretes some biochemicals और factors which help the sperms to fertilize। ये भी बेटा नहीं होगा। oocyte बेटा आपकी कहां होती है, फैलोपियन ट्यूब पे, एम्पुलर रीजन पे जाके होना है फर्टिलाइजेशन। तो ये बात भी आपकी गलत हो गई। थर्ड है बेटा द हॉर्मोन्स इन द फीमेल बॉडी हेल्प स्पर्म टू अटेन फर्टिलाइजिंग एबिलिटी। ये बात भी बेटा बिल्कुल भी सही नहीं है। बेटा लास्ट है द सीक्रेशन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंटरेक्ट विद स्पर्म्स एंड एक्टिवेट देम फॉर फर्टिलाइजेशन। ये बात एकदम सही है बेटा। यहां पे वो बात कर रहा है कैपेसिटेशन की, कैपेसिटेशन की जो कहां पे होता है, जो होता है फीमेल की रिप्रोडक्टिव, है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर होता है। आप लोगों को भी पता होगा बेटा स्पर्म को हमें हाइपर एक्टिवेट करना पड़ता है, उसके ऊपर जो कोलेस्ट्रॉल है उसको रिमूव करना पड़ेगा और वहां पे बेटा आपके रोल प्ले करती हैं एल्ब्यूमिन्स, एल्ब्यूमिन एंड लिपोप्रोटीन्स होती हैं जो आपकी इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, ये आपकी कैपेसिटेशन करेंगी,
एज ए कोलेस्ट्रॉल एक्सेप्टर काम करेंगी और स्पर्म के ऊपर बेटा जो आपका क्या है कोलेस्ट्रॉल है उसको रिमूव करने का काम करेंगी और स्पर्म क्या होगा बेटा हाइपर एक्टिवेट होगा, फिर वो बेटा और ज्यादा मोटिलिटी गेन करता है। तो बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा आंसर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। ए 55-year-old woman due to a minor fall had a fracture। बेटा माइनर फॉल होने की वजह से उसको फ्रैक्चर आ गया है। लेटर डॉक्टर टोल्ड हर दैट बिकॉज ऑफ द डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन का अमाउंट कम हो गया है बेटा, क्योंकि 55-year-old है तो हम कहीं ना कहीं मेनोपॉज को भी कंसीडर करेंगे कि मेनोपॉज भी तो होगी इस एज में। इन द ब्लड हर बोन्स आर प्रोन टू फ्रैक्चर्स, सिलेक्ट द डिसऑर्डर व्हिच शी माइट बी सफरिंग फ्रॉम। बेटा देखो गाउट, गाउट होता है, गाउट क्या होता है बेटा जी, व्हाट इज गाउट? ये होता है बेटा इन्फ्लेमेशन होना, इन्फ्लेमेशन होना, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स इसको बोलते हैं। और ये होता है आपका ज्यादातर यूरिक एसिड क्रिस्टल्स की वजह से, ठीक है, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स की वजह से आपका गाउट हो सकता है। आर्थराइटिस भी बेटा क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ही होता है, तो ये भी नहीं होगा आंसर। फिर बेटा नेक्स्ट दे रखा है मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी, दिस इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर। लास्ट ऑप्शन है बेटा ऑस्टियोपोरोसिस, बिल्कुल सही बात है बेटा, एस्ट्रोजन का अमाउंट बहुत कम होता है तो इट कैन लीड टू द ऑस्टियोपोरोसिस, क्योंकि आपको पता है अगर एस्ट्रोजन नहीं है तो बेटा जो बॉन फॉर्मिंग सेल्स हैं, ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी है वो प्रमोट नहीं होगी, तो वॉन्स कैसी हो जाएंगी बेटा, वॉन्स वीक हो जाएंगी और फ्रैक्चर होने के क्या होंगे, चांसेस बढ़ जाएंगे। तो राइट आंसर हमारा होगा बेटा आंसर फोर्थ ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। ये आपका बेटा हार्डी वीनबर्ग का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है बच्चों को न्यूमेरिकल करने में, तो बेटा आराम से देखेंगे क्वेश्चन को। पहले आप बेटा वीडियो पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करेंगे, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है बेटा, नहीं आता है तो बेटा आज सीखेंगे कि कैसे हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो चलिए बेटा अटेम्प्ट करते हैं। इन ए पॉपुलेशन ऑफ 5000 इंडिविजुअल्स, हमें पता है, हमें डेटा दिया गया है कि भाई 5000 लोग हैं, 5000 लोगों की पॉपुलेशन है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल्स फॉर ए सर्टेन ट्रेट इज 0.16। तो बेटा हम पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने हैं, टोटल नंबर कितना है 5000। अब हमें एक डेटा दिया है रिसेसिव इंडिविजुअल्स का डेटा, तो बेटा हमें क्यू स्क्वायर का नंबर दे दिया है यहां पे 0.16। फिर पूछ रहा है बेटा हमसे व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर हेट्रोजाइगस। बेटा हेट्रोजाइगस पूछ रहा है, मतलब हमसे पूछ रहा है कि 2pq वाले जो इंडिविजुअल्स होंगे उनका क्या आएगा, उनका कितना नंबर होगा। देखो बेटा एक तो बच्चे इसमें जो गलती करता है वो ये गलती करता है कि वो बस फ्रीक्वेंसी निकाल के बैठ जाता है, फिर कहता है कि बेटा कि सर हमारा तो आंसर ही नहीं आ रहा है। देखो बेटा अब आपसे ये निकालना है आपको, तो आपको p की जरूरत पड़ेगी और q की, और हमें यहाँ पे क्यू स्क्वायर तो दे रखा है, तो हम पहले इससे बेटा q निकाल लेंगे। q आपका आएगा 0.4, तो मेरे पास बेटा q तो आ गया, अभी p और निकालना है। तो अगर q 0.4 है तो p कितना आएगा 0.6। अब बेटा मैं इसको निकाल सकता हूं, यहां पे क्या करूंगा मैं 2 इंटू 0.4 इंटू 0.6 कर देंगे बेटा, है ना। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 0.8 और ये आ जाएगा बेटा 0.48 के आसपास आ जाएगा, ठीक है 0.48। अब आप ध्यान देंगे ये मेरे पास अभी बेटा इंडिविजुअल्स का नंबर नहीं आया है, दिस इज नॉट द नंबर। आपको नंबर निकालने के लिए टोटल पॉपुलेशन में से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप मल्टीप्लाई करिए 0.48 इंटू 5000, बताइए बच्चों कितना आएगा 0.48 इंटू 5000। देखते हैं बेटा, तो हमारा 2 डिजिट पे डेसिमल है, हम इनको दोनों को डिलीट कर सकते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा फाइनली 2400, ठीक है। तो आंसर हमें दे रखा है बेटा फोर्थ। बेटा ऐसे क्वेश्चन को बहुत आराम से देखते हैं, पहले ये देखते हैं कि हमको गिवन क्या है, उसको एक साइड में लिख लेंगे कि भाई दिस इज द गिवन वैल्यूज। गिवन वैल्यूज हमने सबसे पहले लिख ली कि टोटल नंबर इंडिविजुअल्स का 5000 है। उसके बाद हमें रिसेसिव इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं तो हमने क्यू स्क्वायर ले लिया। अगर यहाँ पे बेटा डोमिनेंट इंडिविजुअल्स की बात करता
तो हम क्या करते, पी स्क्वायर कंसीडर करते। अगर बेटा हमसे वो अलील की बात करता तो हम डायरेक्टली लिख सकते थे कि हमें क्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बेटा आपको ध्यान रखना है, आप इस चीज को बिल्कुल भी ध्यान रखेंगे कि आपको दे क्या रखा है, गिवन क्या है। अगर बेटा आपने एक बार गिवन लिख लिया उसके बाद आप सब कुछ सॉल्व कर लेंगे। तो बेटा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टिश्यूज इज। सबसे पहले बेटा जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको ही अटेम्प्ट करिए। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, आपको भी पता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में बेटा पार्शियल प्रेशर PO2 कितना होगा, 40 के आसपास होगा, 40 के आसपास होगा, ठीक है। एंड टिश्यूज, टिश्यूज में भी बेटा कितना होता है PO2, ये भी बेटा आपका होता है 40, ठीक है। अब आपसे ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है बेटा इक्वल टू द PCO2, इक्वल टू द PCO2 इन सिस्टमिक वेन्स। सिस्टमिक वेन्स के में होता है PCO2 बेटा कितना होगा सिस्टमिक वेन्स। वेन क्या करेंगी बेटा, डीऑक्सीजनेटेड कैरी करेंगी, तो यहां पे PCO2 कितना होगा बेटा, यहां पे होगा 45, तो इसके तो बराबर बिल्कुल भी नहीं है। फिर कह रहा है मोर देन दैट ऑफ PO2 इन पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन, बेटा पल्मोनरी वेन आपको पता है एक सेक्शन है जो कि बेटा क्या कर रही है, लंग्स से ले आ रही है आपका ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास ला रही है ना बेटा, तो उससे तो ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें कितना होता है PO2 ऑलमोस्ट 95 के आसपास होता है, तो ये भी नहीं है हमारा सही। फिर कह रहा है इक्वल टू द PCO2 इन सिस्टमिक आर्टरीज, जो बेटा आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही हैं तो उसमें PCO2 कितना होता है, उसमें PCO2 बेटा आपका होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 के आसपास, 40 ही रहता है ना, तो हमारा डेटा एकदम मैच कर रहा है। फोर्थ ऑप्शन है बेटा मोर देन दैट ऑफ PO2 इन एल्वेलाई, बेटा ये बात भी एकदम गलत है, एल्वेलाई में PO2 बहुत ज्यादा होता है, 95 से भी ज्यादा होता है, ऑलमोस्ट 104 mmHg के आसपास, ठीक है 104 होगा, तो ये भी नहीं है। हमारा आंसर कर रहा है बेटा थर्ड मैच कि भाई इक्वल होगा PCO2 को सिस्टमिक आर्टरीज जो आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है, ठीक है बेटा, उसके बराबर होगा, तो आंसर आएगा आपका थर्ड। ये बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेटा ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही बच्चों का गलत हो सकता है, कि देखते हैं बेटा आप जरूर बताना कि आपको ये क्वेश्चन आता था या नहीं आता था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज अकर्स बाय मेलोनेट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द अबव केस। बेटा आपको पता है क्वेश्चन में ही बता दिया है कि एक्चुअल में वहां पे हो क्या रहा है। बेटा आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की बात कर रहा है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हो रहा है यहाँ पे, तो आपको पता होगा बेटा कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में कहीं ना कहीं जो इनहिबिटर होता है वो सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं करने देता है। तो बेटा देखते हैं कि एंजाइम के पास, आपको पता होगा बेटा एंजाइम के पास क्या होता है, एक एक्टिव साइट होती है, ठीक है, एक एक्टिव साइट आपकी कहां होती है बेटा, एंजाइम के पास होती है, जहां पे जाके नॉर्मली जो सबस्ट्रेट है वो जाके वहां पे बाइंड करता है। सपोज दिस इज द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, अगर ये बेटा एक्टिव साइट है तो यहाँ पे सबस्ट्रेट को जाके बाइंड करना था। बट कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के केस में बेटा आपका जो इनहिबिटर है, जो आपके इनहिबिटर हैं और वहां पे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनहिबिटर क्या करता है, इनहिबिटर जाके एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड कर जाएगा, और बेटा एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड करेगा तो वो सबस्ट्रेट के साथ क्या कर रहा है, कंपीट कर रहा है कि सबस्ट्रेट की बाइंडिंग एफिनिटी को कम कर रहा है। तो ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या फर्क पड़ेगा। अब यहाँ पे बेटा देखो आपको पता है कि क्या हो सकता है, ठीक है देखिए बेटा इसको देखते हैं करके। आपको पता होगा कि बेटा यहां पे हम क्या देखते हैं, रिएक्शन की वेलोसिटी इधर होती है बेटा V मैक्स, इधर क्या होता है बेटा V मैक्स होता है, और यहां पे होती है बेटा सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन दैट इज Km, एक्स एक्सिस पे होती है बेटा Km और उधर होता है V मैक्स, ठीक है। अब यहां पे इनहिबिटर बाइंड कर रहा है यहां पे जाके, तो भाई मुझे ऐसा क्या करना पड़े कि मेरी एंजाइम V मैक्स तक भी पहुंच जाए और मेरे सारे के सारे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बाइंड भी कर जाएं, है ना। इनहिबिटर को बेटा मुझे आउट कंपीट करना पड़ेगा मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन करने के लिए। तो इस केस में बेटा आपका होगा क्या कि पहले तो नॉर्मल कंडीशन होगी, जिस कंडीशन में ये है आपका, जब आपका सबस्ट्रेट क्या कर रहा है बेटा, नॉर्मली बाइंड कर रहा है,
जहां पे कोई भी इनहिबिटर नहीं है। बट बेटा अगर मुझे इनहिबिटर का इफेक्ट कम करना है, मुझे अपने सबस्ट्रेट बाइंड करवाने हैं, एंजाइम की सारी एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई कराना है, तो मुझे सबस्ट्रेट बढ़ाना ही पड़ेगा। मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा सबस्ट्रेट बढ़ाने पड़ेंगे जो जाके एक्टिव साइट से जाके क्या करें, बाइंड कर जाएं। तो उस केस में बेटा आपको पता है अगर मैं सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बढ़ाऊंगा तो मुझे Km भी बढ़ाना पड़ेगा। तो Km बढ़ाने के लिए बेटा फिर क्या होगा, आपकी Vmax तो अटेन कर जाएगी, आपकी जो एंजाइम है वो आपकी बेटा Vmax तो बिल्कुल पहुंच जाएगी, बट उसका Km है जो वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर इस एंजाइम का Km यहां पे था, दिस वाज द Km, तो बेटा इस एंजाइम का Km आपको इंक्रीज होता हुआ बिल्कुल दिखेगा, ग्राफ पे भी दिख जाएगा कि उसका Km, उसकी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी, बिल्कुल सही बात है। बट Vmax तो पहुंच जाएगी, Vmax हमारी आ जाएगी। तो अब देखते हैं बेटा डिक्रीज इन Km, बिल्कुल गलत बात है बेटा, आपको सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ानी ही पड़ेगी। फिर कह रहा है डिक्रीज इन Vmax, बिल्कुल गलत बात है, Vmax भी बेटा पहुंच जाएगा। इंक्रीज इन Vmax, Vmax नहीं बढ़ रहा है बेटा, नो चेंज इन द Vmax बट इंक्रीज इन Km, ये बेटा हमारे ग्राफ ने प्रूफ कर दिया है। फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल एकदम सही बात है, आंसर होगा बेटा इसका जी फोर्थ, है ना, क्योंकि बेटा ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का केस है। तो आप सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल अगर बढ़ाएंगे तो Vmax पे कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा, बट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बेटा थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा बड़ा लिख दिया है। Two type of enzymes, namely restriction endonuclease and DNA ligase, are commonly used in genetic engineering. बिल्कुल सही बात है, एक काटने के लिए एक जोड़ने के लिए यूज होती है। इन विच फॉर्मर कट्स बोथ द स्ट्रैंड, फॉर्मर की बात कर रहा है यहाँ पे, फॉर्मर मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात कर रहा है, ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक पॉइंट, वेयर एज लेटर ज्वाइंस, मतलब लेटर जो बोल रहा है बेटा वो आपके डीएनए लाइगेज के लिए बात कर रहा है, ऑफ द डीएनए। लेटर वन इज प्लेस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस। अब बेटा जो क्लासेस होती हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके क्वेश्चंस आते रहते हैं नीट में भी, तो आपको बेटा एक ट्रिक पता होगी, ऑथ लिल करके हम याद रखते हैं, OTHLIL। अब यहां पे बेटा ज्यादातर कंफ्यूज हो जाता है बच्चा, एल डबल एल, सर डबल एल आ गया यहाँ पे, तो अब बेटा आपको क्या करना है, डबल एल आ गया है तो ऊपर वाला जो एल है वो बेटा बेटा लाइगेज का लाई होता है, और नीचे वाला बेटा होता है लाइगेज का, ठीक है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक जोड़ेंगे नहीं, तो मतलब लाइगेज आपका आता है सबसे नीचे बेटा, इसकी क्लास होगी बेटा 6, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा क्लास 6, क्लास 1 2 3 4 5 6, तो लाइगेज होता है बेटा 6 क्लास से, है ना, बिलोंग करता है। लास्ट क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के लिए, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आई थिंक, इसके बाद एक और क्वेश्चन बचा होगा अभी, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आई थिंक। इफ द एलिमेंटल एनालिसिस इज डन ऑन ए सैंपल ऑफ ह्यूमन चीक सेल्स, ह्यूमंस की बात कर रहा है, वी ऑब्जर्व द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स दैट आर आल्सो प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। कुछ एलिमेंट्स बेटा डेटा आपको दे रखा है, अर्थ क्रस्ट में भी प्रेजेंट है। इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट देयर इज सर्टेन डिफरेंस इन द परसेंटेज ऑफ रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स, बिल्कुल सही बात है बेटा, बायोमोलिक्यूल्स से ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बेटा आपका बायोमोलिक्यूल्स में एक टेबल बना रखी है, उस टेबल से ही सॉल्व होगा बेटा। अगर आपको वो टेबल याद नहीं है तो बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होगा। पहला ऑप्शन है बेटा, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ कार्बन एंड कैल्शियम विद रेस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट्स इज हायर इन द अर्थ क्रस्ट देन ह्यूमन बॉडी। बेटा बिल्कुल गलत बात है, कार्बन कितना होता है, ऑलमोस्ट 0.03 होता है, जबकि यहां पे होता है 18.5 के आसपास, तो ये बात तो एकदम गलत हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज अ सिग्निफिकेंट हाई अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सिलिकॉन इन बोथ। बेटा सिलिकॉन तो एकदम नेग्लिजिबल होता है ह्यूमन बॉडी में, नाइट्रोजन बेटा बहुत ही लेस अमाउंट में प्रेजेंट है ना अर्थ क्रस्ट में, ये बात भी बिल्कुल एकदम गलत है। थर्ड ऑप्शन है, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इज हायर इन ह्यूमन बॉडी देन इन द अर्थ क्रस्ट, बिल्कुल सही बात है, ऑलमोस्ट 65 होती है, ये आपकी 18.5 के आसपास है, तो ये एकदम सही बात है, अर्थ क्रस्ट से दोनों की दोनों रिलेटिव अबंडेंस ज्यादा है। लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं एक बार, सिलिकॉन एंड सल्फर आर लीस्ट अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट। बेटा सिलिकॉन अर्थ क्रस्ट में काफी अमाउंट में है, 27.5 या 27.7 के आसपास आपको इसका डेटा मिल जाएगा बेटा, तो ये भी एकदम गलत बात है। राइट आंसर होगा बेटा जी आपका थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो, आपको ये पता लगेगा कि सर ये तो आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बट बेटा एनसीईआरटी में कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से बनाया हुआ है,
बस वहां पे उन्होंने नंबरिंग नहीं दी है। क्या पता बेटा जी नीट वाले आप लोगों से इस बार OH ग्रुप की नंबरिंग पूछ लें कि भाई OH ग्रुप जो लगा हुआ है कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल में वो कौन से कार्बन पे है। अब इसको सॉल्व करने के लिए बेटा जी आप लोगों को कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर याद रहना बहुत जरूरी है। आपको पता होगा उसमें क्या है, उसके स्ट्रक्चर में आपको बेटा रिंग्स दिखेंगी, है ना, रिंग्स दिखेंगी, और आपने देखा होगा इधर OH ग्रुप लगा हुआ है और इधर एक डबल बॉन्ड भी है, बिल्कुल सही बात है। एक इधर रिंग होती है बेटा जी, 3 रिंग तो बेटा ये होती हैं, एक और रिंग होती है, ठीक है। समथिंग लाइक दिस। उसके बाद बेटा आप लोगों ने देखा होगा यहां से आपका 27 मॉलिक्यूल्स लगभग, ये आपका क्या होता है बेटा 27 कार्बन कंपाउंड है। अब देखो बेटा इसकी जो नंबरिंग है वो कहां से स्टार्ट होती है, इसकी नंबरिंग स्टार्ट होती है यहां से 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9 10, उसके बाद यहां पे 11, फिर 12, फिर 13 14 15, फिर यहां पे आएगा बेटा आपका 16 एंड 17। बेटा जी 18 नंबर कार्बन इधर होगा और 19 नंबर कार्बन यहां पे होगा। उसके बाद 20 नंबर कार्बन ये होगा, 21 22 23 24 25, और उसके बाद क्या होगा 26 एंड 27। 27 कार्बन कंपाउंड है बेटा जी। कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर बेटा बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर है। अगर एनटीए ने यहां से इसमें से कुछ भी नंबरिंग पे क्वेश्चन पूछ लिया तो बहुत ही टफ क्वेश्चन बन जाएगा। अब आप लोगों के सामने बेटा कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है, अब आप बिल्कुल इसको एकदम गलत नहीं करेंगे। आपको पता चल रहा है कि OH ग्रुप 3rd कार्बन कंपाउंड पे लगा हुआ है, ठीक है। आपको यह भी पता चला है अब डबल बॉन्ड कहां पे बना हुआ है, आपको यह भी पता है 18 नंबर कंपाउंड कहां है, आपको यह भी पता है 19 नंबर कंपाउंड कहां है। तो एकदम बेटा जी अब इस क्वेश्चन को आप गलत नहीं करेंगे, एकदम आप इस क्वेश्चन को गलत नहीं करके आएंगे। आपको पता चल गया वही क्वेश्चन में पूछा हुआ है, 3rd कार्बन कंपाउंड टिक करेंगे, ठीक है बेटा जी। इसके बाद एक और क्वेश्चन है बेटा, विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज ड्यू टू द हाइपोसीक्रेशन। हाइपोसीक्रेशन की वजह से बेटा जी कौन सी डिजीज होगी। हाइपोसीक्रेशन का मतलब क्या है, हाइपोसीक्रेशन का मतलब ये कि कोई भी हार्मोन है उसका कम अमाउंट आ रहा है, ज्यादा नहीं बन रहा, कम बन रहा है। तो बेटा एक्रोमेगेली, ये तो बेटा हाइपर सीक्रेशन से होती है। एक्रोमेगेली इज ड्यू टू द हाइपर सीक्रेशन, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हाइपर सीक्रेशन होता है किसका, ऑफ ग्रोथ हार्मोन। आपको पता है ग्रोथ हार्मोन का अगर हाइपर सीक्रेशन होगा तो एक्रोमेगेली हो सकता है। ग्रेव्स डिजीज, ये भी बेटा हाइपर सीक्रेशन का ही एग्जांपल है। हाइपर सीक्रेशन होता है किसका बेटा, थायराइड हार्मोन का। थायराइड हार्मोन का हाइपोसीक्रेशन होगा तो ग्रेव्स डिजीज है। फिर है बेटा एडिसन्स डिजीज, बिल्कुल सही बात है, इट इज ड्यू टू द हाइपोसीक्रेशन। एड्रीनल ग्लैंड है ना, एड्रीनल अगर कॉर्टेक्स जो है वहां से उनका हाइपोसीक्रेशन होगा तो एडिसन्स डिजीज हो जाएगी। फिर डायबिटीज इंसिपिडस, बिल्कुल सही बात है। एडीएच हाइपोसीक्रेशन, ये भी हाइपोसीक्रेशन से होगा। तो राइट आंसर होगा बेटा आपका सी एंड डी, बिल्कुल राइट आंसर होगा बेटा आपका सी एंड डी। दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन बेटा, ये आपका आज का आखिरी क्वेश्चन था। सभी बच्चे अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करेंगे और आप जरूर बताएंगे कि आप लोगों ने इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए और आपको कौन सा क्वेश्चन ज्यादा टफ लगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, ठीक है, नए क्वेश्चंस के साथ।